साल 1894 में चेक रिपब्लिक के एक छोटे से गांव में 16 साल का लड़का अपने पिता से हैंडमेड जूते बनाना सीखता है और दिन के 25 कोरोना यानी 80 रुपए के लगभग कमाता है। लेकिन वो इतने कम पैसों में खुश नहीं था और बड़ा सपना देखता है। वो अपने हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से एक ग्लोबल ब्रांड बना डालता है। ये ब्रांड था बाटा। साल 1894 में चेक रिपब्लिक के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थॉमस बाटा एक बड़ा सपना देखते हैं। उनके परिवार की पिछली 3 पीढ़ियां जूते बनाने का काम करती थी और वे अपने इस छोटे से काम को एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते थे। उन्होंने देखा जूते सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ यूरोप के लाखों लोग नंगे पांव ही चल रहे थे। यहीं से उन्हें एक आइडिया आता है कि मैं ऐसे जूते बनाऊंगा कि उन जूतों को एक मीडियम लोअर इंसान भी खरीद सके, जो अफोर्डेबल के साथ साथ ड्यूरेबल भी हो। और थॉमस ने अपने भाई बहन के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान में काम शुरू कर दिया। पहले इन्होंने हैंडक्राफ्टेड जूते बनाए और देखते देखते थॉमस की इस छोटी सी दुकान ने बिग ग्रोथ अचीव की। लेकिन फिर थॉमस की इस छोटी सी कंपनी में एक बड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है और 10 सालों के अंदर ही कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है। कंपनी के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि रॉ मटेरियल की जरूरत को पूरा कर सके और इसी कारण से सप्लाई चेन भी धीमी हो जाती है। ऊपर से यूरोपियन मार्केट में चाइनीज फुटवियर का इम्पोर्ट बढ़ रहा था। इन जूतों के सस्ते होने के कारण लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। इसका इम्पैक्ट बाटा की सेल्स पर भी पड़ा और धीरे धीरे कंपनी पर कर्ज भी बढ़ रहा था। लेकिन फिर भी थॉमस बाटा ने हार नहीं मानी। थॉमस बाटा जो हैंडक्राफ्टेड जूते बनाते थे वे हाई कॉस्ट पर बनते थे, इसलिए जूते बनाने की मॉडर्न टेक्निक को सीखने के लिए थॉमस अमेरिका आ जाते हैं। वहाँ उन्होंने एक फैक्ट्री में काम करते हुए सीखा मास प्रोडक्शन और मशीनरी के यूज से प्रोडक्ट को सस्ता, ड्यूरेबल और कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। लेकिन कंपनी को दोबारा शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? एक्चुअली थॉमस बाटा ने इसका प्लान पहले ही बना लिया था। अमेरिका में काम करने से जमा किया गया पैसा और कुछ लोकल इन्वेस्टरों की मदद लेकर थॉमस ने कंपनी को नए तरीके से शुरू किया और थॉमस ने अपने प्रोडक्ट को इतना सस्ता और ड्यूरेबल बनाया कि कंपनी ने दोबारा मार्केट में अपनी नई जगह बना ली और बाटा के जूते लोगों की पहली पसंद बन गए। सब कुछ सही चल ही रहा था कि 1914 की फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है। वर्ल्ड वार ने यूरोपियन इकोनॉमी को पूरी तरह से हिला दिया था। कंपनी में रॉ मटेरियल की कमी, ट्रांसपोर्ट ट्रक्स और स्किल्ड वर्करों का वर्ल्ड वार में शामिल हो जाना, इन सब ने कंपनी को एक नई मुसीबत में डाल दिया। लेकिन यही मुसीबत थॉमस के लिए एक लक साबित हुआ। उनकी कंपनी में बनने वाले सस्ते और ड्यूरेबल जूतों के कारण कंपनी को मिलिट्री के लिए जूते बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और थॉमस अपने कुछ वर्करों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं। फिर 1920 में रॉ मटेरियल की तलाश में थॉमस बाटा भारत के बंगाल में आते हैं। यहाँ उन्होंने देखा ज्यादातर लोग नंगे पांव ही घूम रहे थे और जिनके पास जूते थे वे फटे हुए थे या इतने खराब थे कि उन्हें पहनना ना के बराबर था। यहीं से उन्होंने सोचा कि वे अपने बिजनेस को भारत में लेके आएंगे, लेकिन एक ऐसे देश में इन्वेस्ट करना जिसकी इकोनॉमी कमजोर और कल्चर बिल्कुल अलग, ये कंपनी के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग स्टेप था। फिर भी 1931 में पश्चिम बंगाल के कोन नगर में एक किराए की बिल्डिंग ली और बाटा ने भारत में अपनी पहली कंपनी की शुरुआत की। लेकिन अभी कंपनी को एक नया झटका लगने वाला था। दरअसल 1932 में थॉमस बाटा की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। इस हादसे से कंपनी को एक बड़ा झटका लगता है और पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी उनके छोटे भाई जैन एंटोनिन बाटा और बेटे थॉमस बाटा जूनियर पर आ गई। लेकिन उस समय थॉमस बाटा जूनियर सिर्फ 18 साल के थे। लेकिन सवाल यह था कि इतनी कम उम्र में वे अपने इस ब्रांड को बचा पाएंगे या बाटा यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन थॉमस जूनियर ने हार न मानते हुए एक नया स्टेप उठाया और 1934 में वेस्ट बंगाल में बाटा नगर की स्थापना कर दी और इंडिया में अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कोन नगर से बाटा नगर में शिफ्ट कर दिया। अब बाटा नगर एक पूरी टाउनशिप बन चुकी थी। थॉमस बाटा जूनियर ने यहाँ जूतों के प्रोडक्शन के साथ साथ वर्करों के लिए घर, उनके बच्चों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल भी बनाए। जूनियर बाटा ने इंडिया में अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई। बाटा ने जूतों की कीमत को 10 रुपए से 9.9 रखी और इंडिया में इस स्ट्रेटेजी का यूज सबसे पहले बाटा ने किया था। इस स्ट्रेटेजी का इम्पैक्ट ये हुआ कि कस्टमर इससे जूते को सस्ता फील करने लगे, भले ही फर्क सिर्फ 1 पैसे का हो। 1940 तक बाटा पूरे भारत का हाउस होल्ड नाम बन चुका था और अब कोलकाता, दिल्ली, पटना जैसे बड़े शहरों में भी बाटा के स्टोर खुल चुके थे। साथ ही बाटा ने डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल पर काम किया, यानी वो अपने प्रोडक्ट को बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के सीधा कस्टमर को बेचने लगे। साथ ही डायरेक्ट इंटरेक्शन से बाटा ने कस्टमर की जरूरतें और फीडबैक को भी समझा, जिससे उन्हें नए प्रोडक्ट और डिजाइन को इम्प्रूव करने में मदद मिली। यही मॉडल था जिसने कस्टमर का बाटा पर ट्रस्ट बिल्डअप किया और 1950 तक बच्चे, बूढ़े, किसान हर कोई बाटा का यूज कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हुई तो इंडियन मार्केट में ग्लोबल ब्रांड्स की भी एंट्री हो गई और नए नए ब्रांड्स बाटा का मार्केट शेयर खाने लगे। इसका कारण ये था कि नए ब्रांड्स जो थे वे स्टाइलिश और सस्ते जूते कस्टमर को डिलीवर कर रहे थे
और लोगों की फैशन प्रेफरेंस बदलने लगी। बाटा ने इसी बदलाव को समझने में देरी कर दी। उनका फोकस अभी भी सिर्फ मिडिल इनकम सेगमेंट पर था। इन्हीं कुछ कारणों से बाटा की सेल्स भी नीचे गिर रही थी। बाटा का डायरेक्ट रिटेल मॉडल भी धीरे धीरे फेल हो रहा था। एक्चुअली बाटा के जो पुराने स्टोर थे वे आउटडेटेड हो चुके थे, जहाँ कस्टमर शॉपिंग एक्सपीरियंस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ नाइकी, एडिडास जैसे बड़े ब्रांड अपने स्टोर्स को प्रीमियम और क्लासी बना रहे थे, जो कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। इन सब को देखकर थॉमस बाटा जूनियर को एहसास हो गया था, अगर कंपनी को मार्केट में सर्वाइव करना है तो पुरानी स्ट्रेटेजी को छोड़कर नई स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। बाटा ने अपनी इमेज को सुधारने के लिए स्टोर्स को मॉडर्न और अट्रैक्टिव बनाने पर फोकस किया। साथ ही बाटा ने नए प्रीमियम स्टोर्स भी लॉन्च किए, जहां कस्टमर को लग्जरी फील हो। और इस बार बाटा ने मिडिल और प्रीमियम दोनों कस्टमर्स को टारगेट किया और एडवर्टाइजिंग कैंपेन पर भी खास ध्यान दिया। साथ ही बाटा ने ऑनलाइन रिटेलिंग में भी कदम रखा और कुछ ही सालों में इन सब एफर्ट का असर दिखने लगा। जो कस्टमर दूसरी ब्रांड्स पर शिफ्ट हो चुके थे वे धीरे धीरे बाटा की तरफ वापस लौटने लगे। आज के टाइम में न सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी बाटा एक रेस्पेक्टेड कंपनी बन चुकी है। 5000 स्टोर्स के साथ 70 से ज्यादा कंट्रीज में बाटा अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करता है।